मैं 2025 को रियल एस्टेट का ईयर कहता हूँ। 2025 रियल एस्टेट ये साल जो है 2004-5 वाला जो दौर है ना, ये अब जो आएगा वो 2025 का वही दौर दोबारा आएगा रियल एस्टेट। अच्छा, ये बंदा वही प्रेडिक्ट कर सकता है जो बंदा इतने सालों से काम कर रहा हो इस इंडस्ट्री में। तो इफ यू आर प्रेडिक्टिंग दिस तो मतलब वी शुड ट्रस्ट। मैं 2004-5 से तो काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं 2011-12 से काम जरूर कर रहा हूँ, बट मैंने 2004-5 को रीड जरूर किया। Assalamualaikum, this is your host Alize here and you are watching another episode of Voice of Serene। और आज के हमारे साथ गेस्ट जो है वॉइस ऑफ सीरीन में सेल्स एक्सपर्ट हैं, none other than साद कुरैशी, और ही इज़ अपॉइंटेड एज रीजनल सेल्स हेड ऑफ नवाज ग्रुप ऑफ कंपनीज़। सो जब हम बात प्रॉपर्टी की करते हैं तो बात डायरेक्टली लिंक हो जाती है सेल्स के साथ, बिकॉज सेल्स के बगैर तो प्रॉपर्टी इज़ नथिंग। सो आज हमारे साथ सेल्स एक्सपर्ट मौजूद है, तो हम सेल्स से रिलेटेड जितने भी क्यूरीज़ हैं, जो भी सवालात हैं, जो भी हमारे माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जिनका हमें कुछ डाउट्स होते हैं, आज वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे हम। सो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, आप बताइए कैसे हैं? अच्छा, हम तो आज एक्साइटेड ज़्यादा इसलिए हैं कि हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो सेल्स एक्सपर्ट हैं, तो हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इंशाल्लाह ताला जो हमारे पास है वो हम ज़रूर लोगों को भी बताएंगे और जो सुनने वाले हैं उनको भी बताएंगे। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने आगाज़ कैसे किया इस चीज़ का? इन सिंपल वर्ड्स, हाउ डू यू गेट स्टार्टेड? आपको कैसे पता चला कि मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं और एक छोटे सेल्समैन से अपने बलबूते पे आगे बढ़ना और एक रीजनल सेल्स हेड किसी एक वेल नोन कंपनी में बैठना इज़ अ वेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कैसे आपने ये सफ़र किया? ये 14 years पहले की बात है कि आई वाज वर्किंग इन यूएई इन अबू धाबी, और अबू धाबी के अंदर से मैंने काम स्टार्ट किया। मैं बेसिकली अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करता था, तो जो मेरा स्टार्टअप था वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस का था, तो वहाँ से स्टार्टअप लिया। तो उस कंपनी ने मुझे अकाउंट्स रिसीवेबल में डाल दिया। तो अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब था कि जो हमने कंपनी के पेमेंट्स मार्केट से लेने होते थे, रिकवर करने, तो मैं मार्केट से वो रिकवरी के लिए जाता हूँ। तो तकरीबन 1 साल मैंने रिकवर किया। रिकवर करने के बाद वो कोई मिलियन ऑफ दरम्स थे जो कंपनी को आते थे। तो मुझे ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि यार कि मैं जो वहाँ से ये मिलियंस लेके आ रहा हूँ, तो मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा, ये सिर्फ मिलियंस कंपनी के पास जा रहे हैं। तो मैंने फिर उधर से अपने आप के अंदर से एक ये चीज़ पहचानी, मैंने कहा आई हैव टू मूव इन सेल्स डिपार्टमेंट। तो मैंने जो नेक्स्ट जो अपनी जॉब अप्लाई किया वो मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में किया, क्योंकि बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर थे। तो मैंने नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर ही सेल्स डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग के अंदर मैंने अप्लाई किया। और अच्छा, कंपनी सेम थी लेकिन आपने डिपार्टमेंट स्विच कर लिया? इंडस्ट्री सेम थी, बस वो मैंने जनाब जो डिपार्टमेंट था वो स्विच कर लिया। और फिर वो उसके अंदर वो जब वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि मोर देन 100 टाइप्स का इक्विपमेंट्स था। ये अर्थ मूविंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होता है जिसमें क्रेन्स, बूम लोडर्स, शॉवल्स, एक्सकवेटर्स, ये सारा कुछ ये आपको सबसे पहले याद रखने होते हैं, फिर इनकी कैपेसिटी होती है वो याद रखनी होती है। तो सेल्स के लिए एक ये चीज़ भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपको सेल्स करनी होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो 2 मेजर रूल्स, 1 प्रोडक्ट नॉलेज एंड द सेकेंड वन इज़ द मार्केट नॉलेज। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ आपको नहीं आती तो आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं है, ना आप सेल्समैन बन सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ आप देने जा रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, और मार्केट नॉलेज के मार्केट में आपका जो दूसरे कंपैटिटर्स हैं उनके पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे है, तो हर तरह का नॉलेज, अगर ये दोनों नॉलेज आपके पास हैं आप जहाँ मर्जी चले जाएंगे आप कामयाब। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। अच्छा, जब हम सेल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम क्लाइंट्स की भी बात करते हैं कि क्लाइंट्स के बगैर सेल्स तो नहीं हो सकती। तो आपको क्या लगता है कि जो क्लाइंट्स के साथ एक रिलेशनशिप है और एक अच्छा और पोटेंशियल रिलेशनशिप आप किस तरह से बना सकते हैं? जी, बेसिकली जब आप क्लाइंट के साथ जब भी आप चलते हैं तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप के अंदर आएँ, उसको कंफर्ट जोन के अंदर लेके आएँ, उसके साथ उठें बैठें खाएं पिएं, यानी कि आप ये समझें कि वो आपका एक फ्रेंड है। तो
फ्रेंड को काटना ज़्यादा आसान होता है इन शॉर्ट, इन टर्म ऑफ सेल्स, जो हम कहते हैं कि यार हमने फलां क्लाइंट को काट दिया। तो जो सेल्स आपका जो दोस्त होता है, क्योंकि उसको आपके ऊपर एतमाद आ चुका, तो इसे आप कहते हैं क्लाइंट रिलेशनशिप, पीआर, पब्लिक रिलेशनशिप। तो इस पब्लिक रिलेशनशिप जब भी आप सेल्स के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने पीआर के ऊपर वर्क करते हैं। बिल्कुल। वो पीआर में मैं सेल्समैन को अक्सर, जो मेरे अपने सबऑर्डिनेट्स हैं या जो मेरे साथ पहले काम करते रहे हैं, मैं उनको भी ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले जब भी क्लाइंट के पास जाएं तो खाली हाथ मत जाएं। अच्छा। आप उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाएं, ठीक है, ताकि वो आपको याद रखें कि यार मेरे पास फलां बंदा आया था। क्योंकि देखें हसल बसल का दौर है, कोई भी बंदा फ्री नहीं बैठा फ्री होता, नहीं बैठा कि ठीक वो है? आपको सुने। तो वो आपको सुने, लेकिन वो जब आप उठ के चले जाते हैं तो वो आपको भूल जाएगा। लेकिन जो आपका गिफ्ट होगा वो आइदर उसके टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, उसकी पॉकेट में है, उसके घर में है, वो एकदम उसको रिकॉल कराएगा, यार ये एट दैट टाइम वो बंदा आया था मेरे पास, अच्छा मैं जरा इसको बिल्कुल फोन ऐसा तो ही है। करूं। तो ये अच्छा, आपको याद दिलाने ये के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो कोई भी एग्जैक्टली नहीं बताएगा। ये याद आएंगी आपको कि आपको यार वो गिफ्ट था, उसके साथ गिफ्ट उसको देंगे। गिफ्ट देने के बाद उसको कहीं पे लंच डिनर के ऊपर उसको बुलाएं, बैठ के उसके साथ गपशप करें। जब आपका इस तरह का रिलेशन बनेगा ना, तो वो जो रिलेशन होता है वो आपके बहुत काम आएगा सेल्स के अंदर। अच्छा, और वैसे भी लॉन्ग टर्म चलेगा वो? बहुत चलेगा। आप देखें लॉन्ग टर्म ऐसे चलेगा कि जब, मैं वही कहता हूँ कि वंस द क्लाइंट इट ऑलवेज द क्लाइंट, ठीक है। जिसने आपसे एक दफ़ा चीज़ ले ली वो आपका हर दफ़ा वो हर चीज़ आपसे बाय कर सकता है। और ज़रूरी नहीं आप सेल्समैन, आप एक इंडस्ट्री के अंदर हैं, आपने इंडस्ट्री स्विच की, आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में चले गए, आप गाड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर लग गए, तो आप गाड़ियाँ बेच रहे हैं, तो वो गाड़ी भी खरीदता है, ठीक है। आप बाइक्स क्योंकि बनाने वाली trust हो गया ना ट्रस्ट हो फिर। गया ना, उसको पता है यार ये बंदा मेरे साथ बिल्कुल फेयर चलता है और ये मेरा कंसल्टेंट है, मुझे इससे कंसल्टेंसी बहुत अच्छी मिलती है, तो मुझे इसके साथ चलना चाहिए। तो वो आपके लिए जो कंसल्टेंसी और जो चीज़ें हैं वो बड़ी मैटर करती हैं और वो आपको बड़ा आगे लॉन्ग टर्म तक वो आपके साथ चले। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, जब मैं व्हेनेवर आई वाज लाइक, जब मैं बहुत न्यू थी इस फील्ड में 5 years बैक, तो मुझे मेरे एक सीनियर थे, आई वाज इन लाहौर, तो ही टोल्ड मी कि गिफ्ट लेने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई वहाँ पे, कहते गिफ्ट लेने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, पैसे आने जाने वाली चीज़ होती है, लेकिन जो आपका दिया हुआ गिफ्ट होता है ना, वो आपके रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे भी दिमाग में तब से बैठी है। देखें सुन्नत नबी है ना, तो तोहफे देने से और लेने से मोहब्बत बढ़ती है और मेमोरी रिकॉल रहती है आपकी कि आपको कोई बंदा कुछ दे गया तो वो आपका। तो सेल्स के अंदर मेरा ये मानना है कि ये जो गिफ्टिंग होती है ना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपको करनी चाहिए क्लाइंट्स के साथ, और इससे मोहब्बत भी बढ़ती है, आपका दीन भी पूरा होता है, आपकी दुनिया भी पूरी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब जो करंटली हम इश्यूज फेस कर रहे हैं, मूविंग टुवर्ड इश्यूज, कि अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान में है, करंटली इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है, तो उसमें जो रियल एस्टेट की सेल्स की मार्केट है उस पर क्या असर पड़ा है? उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने किया। जो 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 फाइल्स के रेट थे 2-2 करोड़ रुपया, वो फाइल्स आ गई आपकी 50 लाख 60 लाख रुपए के ऊपर। तो आपका इन्वेस्टर पूरे का पूरा सर्कल आपका ख़त्म हो गया, आपकी अपनी क्लाइंटेज ख़त्म हो गई, लोगों को सर्वाइवल। अब आपने जिसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कराया हुआ है उसको वो पूरे का पूरा जनाब वहाँ पे रिटर्न नहीं आप दे पाए, नहीं मिल पा रहा। लेकिन देखिए, मैं अभी जो थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था कि रिलेशनशिप, जब वो आपका रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ होगा ना, तो क्लाइंट आपको इस जो इन्फ्लेशन के दौर के अंदर तंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार ये बंदा मेरे साथ बहुत अच्छा चलता था। मतलब रिलेशनशिप इसका कसूर नहीं है, ये तो हालात ऐसे हैं कि ये यहाँ पे आ गया। मैं 2025 को रियल एस्टेट का ईयर कहता हूँ। 2025 रियल एस्टेट, ये साल जो है 2004-5 वाला जो दौर है ना, ये अब जो आएगा वो 2025 का वही दौर दोबारा आएगा रियल एस्टेट। अच्छा, ये बंदा वही प्रेडिक्ट कर सकता है जो बंदा इतने सालों से काम कर रहा हो इस इंडस्ट्री में। तो इफ यू आर प्रेडिक्टिंग दिस, तो मतलब वी शुड ट्रस्ट। मैं 2004-5 से तो काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं 2011-12 से काम जरूर कर रहा हूँ, बट मैंने 2004-5 को रीड जरूर किया। तो वो जो एक उस टाइम मतलब यू नो द हिस्ट्री, वो मुझे हिस्ट्री पता है। रियल एस्टेट में जो जितना पाकिस्तान के अंदर बूम आया वो 2004-5 के अंदर, तो वो उसके बाद से जो वो वाला ईयर आना है ना, वो अब आना है। ये 2025 है, ये रियल एस्टेट का साल है। मैं इन्वेस्टर्स को भी कहूँगा, मैं सेल्स पर्सन को भी कहूँगा कि ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, आप लोग इसको अवेल करें और ये तबाही मचा दें इसके ऊपर। चलें, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। अच्छा, जहाँ हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, वहाँ जिस तरह पूरी दुनिया में ट्रेंड्स चेंज होते हैं,
पहले ट्रेंड्स सालों सालों के बाद बदलते थे, लेकिन अब तो दिनों और महीनों में ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। तो जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में जो ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, आपको क्या लगता है वो कैसे हैं? क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं हम पे, लोगों पे? और क्या हम एज अ पीपल फ्रॉम साउथ पंजाब, क्या हम उन ट्रेंड्स को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, अडॉप्ट कर पा रहे हैं हम उनको? बिल्कुल कर पा रहे हैं। अब तो साउथ पंजाब के लोग ठीक है, हम लोग नॉर्थ से और जो है आप कह लें कि उनसे बहुत पीछे हैं। हम साउथ पूरे के पूरे उससे बहुत पीछे हैं। लेकिन जो साउथ पंजाब ने अब जो अवेयरनेस है एक हमारी बेल्ट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है। हमारा काफ़ी यूथ बाहर से पढ़ के आ चुका है और जनाब अल्लाह वो एक इस इंडस्ट्री को बाकायदा पैशन लेके चल रहे हैं और बाकायदा इसके अंदर उन्होंने अपने जो काफ़ी सारे मेरे ऐसे सबऑर्डिनेट्स हैं जिन्होंने अपने फादर्स को पार्ट टाइम रियल एस्टेट के अंदर डाल दिया है। अच्छा। तो उसकी रीज़न ही सिर्फ ये है कि आपका जो मॉडर्निज्म है आजकल, आप देखें पहले दौर के अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी डीलर, 2 प्रॉपर्टी डीलर होते थे। वो 2 से 3 बंदों को ड्राइव कर रहे होते थे और वो उससे उस हिसाब से चलते थे। बिल्कुल ऐसे ही। अभी आजकल कंसल्टेंट्स का दौर आ गया है। अब प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स होते हैं। अब लोग लड़के पढ़े लिखे होते हैं, वो MBAs होते हैं, वो मार्केट में निकलते हैं। उनको एक एक टाइम के ऊपर 10-10, 20-20 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके पास कि अगर एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपए वो उनके पास लेके आया कि इसको हम किधर इन्वेस्ट कराएं, तो वो आपके सामने पूरी गैलरी ओपन कर देता है। सर इधर कर लें, इधर कर लें, इधर कर लें, इधर कर लें। मतलब ऑप्शंस भी ज़्यादा आ ऑप्शन गए। बहुत ज़्यादा आ गई, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और उस टाइम दौर के अंदर आपके पास एक ऑप्शन ही, वो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसके पास ऑप्शन ही गिनी चुनी होती थी, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी उस टाइम इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का फुकदान था। आज जो है वो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है और आपका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है। लोग सोशल मीडिया के थ्रू खासतौर पे ओवरसीज, उनके लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा आसान है प्रॉपर्टी बाय करना, और ये रीज़न सिर्फ आपका सोशल मीडिया की वजह से यानी बढ़ते हुए ट्रेंड्स हमारी प्रॉपर्टी के बूम को भी बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहा है। 110% ओवरसीज खासतौर पे इन्हीं प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन लेता है। अच्छा। इन्हीं प्लेटफॉर्म से यानी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करते हैं अब। ट्रस्ट करते हैं वो बिल्कुल करते हैं। अगर इफ़ यू हैव अ बिग नेम, इफ़ यू हैव द एबिलिटी कि आप उसको, उसके जो फंड्स हैं उसको जनाब अच्छी जगह पे उसके पार्क करवा सकें, उनको अच्छा ROI दिलवा सकें, डेफिनेटली वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, 100% करते हैं। अच्छा, कोई भी फ़िलॉसफ़ी, कोई सेल्स या प्रॉपर्टी की कोई फ़िलॉसफ़ी या कोई टिप्स ऐसी होती हैं जो आप शेयर करना चाहें, या एज अ बिगिनर आपको लगता है कि सॉरी, एज अ सेल्स एक्सपर्ट आपको लगता हो कि ये बिगिनर्स के लिए दीज टिप्स आर रियली इंपॉर्टेंट, ये सीखना चाहिए उनको? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सेल्स के अंदर आके जो है ना, सबसे पहले जो सेलमैन होता है, सेल एक आर्ट है। इसको आपको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी इसकी डिग्री नहीं देती, ठीक है। ये एक आर्ट होता है, ये इंसान के अंदर होता है, और मैं कहता हूँ हर बंदे के अंदर ये आर्ट है। जो बंदा निगोशिएट करके दुकान पे जाके कोई भी चीज़ ले, खासतौर पे आप फीमेल। अच्छा, मैं वही बात करने लगी थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि हम खवातीन की तो ये आप कह लें कि बुरी आदत है, बुरी आदत कि हम हर जगह जाके निगोशिएट करते हैं। तो जब आप वो चीज़ बाय या परचेज कर लेते हैं ना, तो आप सेल भी कर लेते हैं, तो आप समझें कि आपने 110% आपके अंदर वो एक सेलमैन है कि आप वो कर सकते हैं। तो सेलमैन हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। इसको अपना कैरियर लेके चलें, आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एक इंटर पास लड़का जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 हज़ार रुपये की जॉब के ऊपर उसको अपॉइंट हो सकता है, और वो 25-30 हज़ार की जॉब के ऊपर अपना 110% एफर्ट दे रहा होता है। वो 9 to 5 पूरे का, और कभी सम टाइम वो 7 PM तक भी चला जाता है। बट इन सेल्स अगर वो काम कर रहा है तो आप यकीन माने वो कमीशंस अलग उठाता है, वो फिक्स सैलरी अपनी अलग उठाता है। और वो मेरे पास कई मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं जो 5 लाख 6 लाख रुपए माहाना नॉर्मली कमाते हैं, और वो इंटर लेवल का लड़का होता है। और जो उनके क्लास फेलोज होते हैं, जो उनके साथ निकले होते हैं, वो कहते हैं सर दे आर स्टिल एट 25,000 30,000। तो बेसिकली ये सारा का सारा सेल्स है। देखें, सेल्स इज जस्ट लाइक का योर ओन बिजनेस। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आप सेल्स नहीं का, आप सेलमैन नहीं है, मतलब आप इसको अपना बिजनेस समझें। आप उन पे डिपेंड करके नहीं बैठे हुए। मैं तो ये कहता हूँ द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न, ठीक है। जितना आप काम करेंगे आप उतना कमाएंगे। 9 to 5 वाली जॉब के अंदर आपने जितना काम करना है आप उधर ही रुके रहेंगे। आप वही 20, 25, 30, 40, 50 जो आपको मिल रहा है आपके ऑफर लेटर में लिखे आया हुआ है वही मिलेगा। बट इन सेल्स आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना गैप में प्ले करेंगे, आप बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे। बीइंग आप कह लें कि जो मेरी एक सजेशन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि नमाज को अपने साथ रखें, हर वक्त नमाज 5 वक्त की अदा करें। सेलमैन का एक वैसी वखरा अल्लाह पाक से ताल्लुक़ होता है
जितनी वो बेचारा बाहर भाग दौड़ करता है, धूप में फिर रहा होता है, गर्मियों के अंदर, सर्दियों में, उसने बाहर निकलना ही निकलना है, जो मर्जी हो, तूफान बिल्कुल ऐसा ही हो, है। तो उसने अपने KPIs पूरे करने हैं, अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। तो ये बस एक मेरी लिसनर से भी रिक्वेस्ट है कि जो सेल्स हैं, खास वैसे तो सबको नमाज पढ़नी चाहिए, बट जो सेल्समैन है नमाज पढ़ें, अल्लाह से अपना ताल्लुक अच्छा कर लें और रिज़्क बांटें। बांटने से 110% आपका जितना मर्जी आप रब से मांगें वो रब आपको देगा। तो मैं तो बीइंग अ सेल्समैन यही कहना चाहूँगा कि रिज़्क बांटें और आएगा वन वापस। मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक एज अ सेल्समैन, एज अ सेल्स बॉय, एक बड़ा प्रेशर होता है टारगेट्स का, तो हमें उस टारगेट प्रेशर से किस तरह से डील करना चाहिए पॉजिटिवली? कुछ लोग उस प्रेशर से बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग उस प्रेशर को बड़ा अपनी एनजाइटी की वजह बना लेते हैं, और फिर आपको पता है कि हमारी अब यंग जनरेशन जो है वो बड़ी सेंसिटिव है, सेंसिटिव है। तो हाउ वी कैन मैनेज दैट प्रेशर? प्रेशर देखें, सेल्समैन को सबसे पहले तो उसको प्रेशर ही कंज्यूम करना आना चाहिए कि वो जितना प्रेशर ले पाएगा वो उतना है। क्योंकि देखें, खाली प्रेशर आपके पास टारगेट्स का नहीं होता। आप जब लाइफ के अंदर होते हैं तो आपके पास आपकी पर्सनल लाइफ का भी बहुत प्रेशर होता है, आपके हाँ, ये तो पर्सनल है। इंसिडेंट्स हो जाते हैं, उसका प्रेशर होता है। बिल्कुल। आप वो भी तो एक्सेप्ट करते हैं कर ना, रहे होते तो हैं। ये भी वो एक्सेप्ट करता है। जो मजबूत असाब का मालिक होता है ना, वही अच्छा सेल्समैन होता है। वरना जो टाइम पास होता है वो सिर्फ सेल्स कर लिए 1-2 महीने बस स्टार्टअप के लिए आता है, अदरवाइज और उसके पास और कोई काम नहीं होता। तो ठीक है। इसीलिए जो आपका ये जो प्रेशर जो आपने एक्सेप्ट करना होता है वो इजीली कर लेता होता है, क्योंकि उसको पता होता है, जो सियाना सेलमैन होता है उसके पास नेक्स्ट 3 मंथ्स की भी पाइपलाइन होती है कि मैंने अगले टारगेट्स को वो 3 महीने के पैच से लेके चलता है कि यार इस महीने मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मंथ मैंने क्या करना है, थर्ड मंथ मैंने क्या करना है। तो वो अपनी इन चीज़ों को लेके चलता है और इस चीज़ों से वो कभी भी प्रेशराइज नहीं होता, वो नहीं निकाल होता। लेता, अच्छा, यानी हमें कामों को बड़ा बैलेंस्ड और मैनेज्ड करके चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। ओके, वन मोर लास्ट क्वेश्चन कि आपने अपने आपने बताया कि 2008-9 से आप काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसा लेसन जो आपने सीखा हो एज अ सेल्समैन? मैंने सबसे पहले ये सबक सीखा है कि अगर मैंने आज रात मेरे पास इस टाइम जो मेरे पास एक होंडा गाड़ी है, अगर मैंने उसको लैंड क्रूज़र में कन्वर्ट करना है तो बीइंग अ सेल्समैन मैं वो कर सकता हूँ। मेरे पास इतनी इतनी इस ऐसी सेल्स के अंदर हूँ मैं कि वो मैं किसी भी जगह पे जाके बैठूँ और मेरी अगर सेल क्लोज हो जाती है तो मैं वो वहाँ से वो उतना अर्न कर सकता हूँ। मैंने अगर अगले महीने उम्रे का प्लान किया हुआ है, अगर मैंने अगले मंथ मैंने 5 कंट्रीज़ घूमने हैं, मैं सेल्स में रहते हुए वो प्लान कर सकता हूँ। मैं फंड जनरेट कर सकता हूँ। मैंने अगर अगले महीने 1 कनाल का घर लेना है, मैं वो ले सकता हूँ। ये नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता ये चीज़ें, ये सिर्फ सेलमैन कर सकता है, क्योंकि वो उसको पता है कि वो कितना एक जितना काम करेगा वो उतना अच्छा अर्न कर लेगा। तो ये सिर्फ वो एक ये सारी क्वालिटीज़, ये सारी अच्छा, चीज़ें, एक और चीज़ भी मैंने बड़ा नोटिस किया कि यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह का शुक्र है। पॉजिटिविटी जब आप मेरा ये मानना है कि आपके वर्क इन्वायरमेंट में अगर एक पर्सन भी, एक बंदा भी पॉजिटिव आपको मिल जाए तो वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी पूरे वर्क इन्वायरमेंट में स्प्रेड करता है। देखिए, For अगर sure spread करता आप है। पॉजिटिव नहीं होंगे तो आप कामयाब नहीं होते। नेगेटिविटी जो होती है वो टेम्परेरी होती है, पॉजिटिविटी लॉन्ग टर्म होती है। आप पॉजिटिव होके चलें, मेरा ये मानना है जो आपके नसीब में है वो आपके पास पहुंचेगा, बस आपने सिर्फ भागना है उसकी तरफ। आप इधर से भागेंगे उधर से वो भागेगा। अब आप भागने लगे हैं, लेकिन आप ये कोशिश करेंगे कि 4 बंदे जो मेरे साथ भागने हैं मैं उनको गिरा दूं और मैं आगे निकल जाऊं, दिस इज नॉट पॉसिबल। वो जो 4 भाग रहे हैं कोशिश करें वो आपसे आगे निकलें, उनको आगे निकालें, वो आगे निकलेंगे, आप अपने आप आगे निकल जाएंगे। That's तो true. ये इस तरीके से चलना चाहिए। ओके, एनीथिंग यू वांट टू शेयर इन द एंड? आप कुछ भी कहना चाहें, कोई मैसेज शेयर करना चाहें? वैसे तो ये पूरे का पूरा पॉडकास्ट ही हमारा एक मैसेज मैसेज था, हाँ जी। बट स्टिल एनीथिंग इफ यू वांट टू से। अब मैं सिर्फ ये इस तरीके से जो भी मेरे सेल्स के जो लोग हैं जो सेल्स करते हैं उनको बस मैं ये कहूँगा कि डेस्परेट नहीं होना चाहिए कभी भी। टारगेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, आप डेस्परेट मत हों। आप अपनी एफर्ट्स दें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, लेकिन उससे पहले आप एफर्ट्स ज़रूर दें अपनी, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। जो होगा वो रब आपके लिए बेहतरी करे। मतलब स्लो एंड स्टेडी विंस द विंस द रेस, बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू सो मच। Welcome. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग योर पॉजिटिविटी। और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और जितनी भी यूज़फुल बातें आज हमने की हैं आप सब ने उससे बहुत कुछ लर्न किया होगा।
सो मिलते हैं अगले एपिसोड में और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।